हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे मौसम के चलते क्रैश नहीं हुआ था राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर, ईरान ने खुद किया इसका सनसनीखेज खुलासा। ये सुनने के बाद मच गया ईरान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हड़कंप। दोस्तों, तो वहीं ईरान के राष्ट्रपति रईसी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए भारत से राष्ट्रपति धनखड़ जी। तो वहीं कंगाल पाकिस्तान अब भारतीयों को कर रहा है किडनैप। तो वहीं किर्गिस्तान से भागे पाकिस्तानी 3000 से ज्यादा पाकिस्तानी लौटे वापस। बताएंगे सारी जानकारी आपको। दोस्तों, कैसे केजरीवाल पर बरसे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सारी जानकारियां बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का पुरजोर समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां मौसम के चलते क्रैश नहीं हुआ था राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर, ईरान ने खुद किया सनसनीखेज खुलासा। बता दें, ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री समेत कुल 9 लोगों की रविवार को हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी। ये खबर आप सभी को मालूम ही है। लेकिन रईसी अजरबैजान में कीज कलासी और खोदा फरीन बांध का उद्घाटन करके लौट रहे थे। उनकी मौत की खबर मिलते ही ईरान ही नहीं दुनिया स्तब्ध रह गई। दोस्तों, जिस हेलीकॉप्टर में रईसी सवार थे उसके साथ कब, कैसे और क्या हुआ, राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ ने आंखों देखी बताई है। हेलीकॉप्टर क्रैश पर ईरानी राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया है कि अजरबैजान से वापस उड़ान भरते वक्त मौसम साफ था। 2 हेलीकॉप्टर के बीच रईसी का हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा था। 45 मिनट की उड़ान के बाद अचानक बादल आने का रईसी के हेलीकॉप्टर पायलट ने अलर्ट दिया था। बादलों से बचने के लिए रईसी के पायलट ने साथ आने वाले हेलीकॉप्टर्स को ऊपर उड़ने के लिए कहा था। बादलों के ऊपर 30 सेकंड की उड़ान के बाद अचानक रईसी का हेलीकॉप्टर गायब हो गया। बाकी के दोनों हेलीकॉप्टर पायलटों ने रईसी के हेलीकॉप्टर पायलट से रेडियो संपर्क करने की कोशिश की। बादलों की वजह से दोनों हेलीकॉप्टर उड़ान नीचे करने में असमर्थ थे। रईसी के काफिले में शामिल 2 अन्य हेलीकॉप्टर में से एक में सवार गुलाम हुसैन इस्माइली ने सरकारी टीवी चैनल को बताया कि जब विमान ने उड़ान भरी थी तो मौसम ठीक था, लेकिन रईसी का हेलीकॉप्टर घने बादलों में खो गया। अन्य हेलीकॉप्टर रेडियो के जरिए उन तक नहीं पहुंच पाए। इस्माइली ने बताया अमीरा अब्दुल्लाहियान या विमान में सवार लोगों में से किसी से भी संपर्क नहीं हो पाया। जी हां दोस्तों, ईरानी राष्ट्रपति रईसी की मौत पर अमेरिका ने भी हेतु की और हैरान कर देने वाली प्रतिक्रिया दी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि रईसी की मौत दुनिया के लिए बेहतर है, ईरान के लोगों के लिए अच्छा है। रईसी ने अपने ही लोगों का दमन किया था। जी हाँ, लेकिन उनके मौत का जो ये नया सनसनीखेज खुलासा हुआ है दोस्तों, वाकई में इसने सबको चौंका कर रख दिया है। अगर रईसी का हेलीकॉप्टर बादलों में खोया तो फिर गया कहां और अचानक हुआ क्या जो ऐसा हो गया, ये अभी भी सवाल राज का राज ही रह गया। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, ईरान के राष्ट्रपति रईसी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, उनको दी श्रद्धांजलि। जी हां, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी बुधवार को तेहरान में ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद मुखबर से मुलाकात की और हेलीकॉप्टर क्रैश में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के निधन पर शोक व्यक्त किया। ईरान में आधिकारिक अंतिम संस्कार समारोह में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे जगदीप धनखड़ ने दुर्घटना में मारे गए रईसी, अमीर अब्दुल्लाहियान और अन्य ईरानी अधिकारियों को श्रद्धांजलि दी। रईसी के सम्मान में मंगलवार को पूरे भारत में 1 दिवसीय राजकीय शोक भी मनाया गया था। जी हां दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, कंगाल पाकिस्तान अब भारतीयों को कर रहा किडनैप। तुर्की से कंबोडिया तक निशाने पर भारतीय। जी हां, तुर्की हो या कंबोडिया, हर जगह भारतीयों के अपहरण के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि भारतीयों की किडनैपिंग में कोई स्थानीय गैंग नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लोगों का हाथ है। जी हां, दरअसल तुर्की पुलिस ने एक भारतीय शख्स के अपहरण में शामिल 3 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। अंग्रेजी वेबसाइट इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की में 3 पाकिस्तानी शरण चाहने वालों ने एक भारतीय नागरिक का अपहरण कर लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने भारतीय नागरिक की सुरक्षित रिहाई के एवज में भारत में उसके परिवार से 20 लाख रुपए की डिमांड की थी। जी हाँ, तो वहीं वीडियो भेजकर परिवार से फिरौती भी मांगी। ऐसे में तुर्की पुलिस ने इन 3 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन लगातार भारतीयों के अपहरण का मामला बढ़ता जा रहा है। तुर्की से लेकर कंबोडिया तक आखिर ये पाकिस्तानी चाह क्या रहे हैं, तो वहीं आपको बता दें, बहुत बड़ा हुआ खुलासा। इजराइल में सरकार बदलना चाहता है अमेरिका, इब्राहिम रईसी से चल रही थी सीक्रेट वार्ता। बता दें, इजराइल में अमेरिका सत्ता बदलवाने की प्लानिंग कर रहा है। एक रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच गाजा युद्ध को लेकर एक सीक्रेट बातचीत चल रही थी। इस बातचीत में इजराइल में सत्ता बदलाव की इच्छा भी शामिल थी। हालांकि हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद ये वार्ता रुक गई। इसको लेकर ईरान और अमेरिका में लगभग समझौता होने ही वाला था। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। मिडल ईस्ट आई यानी कि MEE की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में इजरायली हमलों के बीच ईरान और अमेरिका के बीच ओमान में सीक्रेट बातचीत चल रही थी। बात काफी आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन ईरानी राष्ट्रपति की मौत की वजह से ये सारी चीजें रुक गई। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के 3 सूत्रों ने भी इसकी पुष्टि की है, वेरीफाई किया है, अप्रूवल दे दिया है दोस्तों की वाकई में ऐसा था। ईरानी सूत्रों ने बताया कि ये बातचीत 3 चीजों पर फोकस थी, जिसमें से एक
इजराइल में सत्ता में बदलाव की इच्छा भी शामिल था। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ। इस पर आपका क्या टेक होगा दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। लेकिन इससे एक चीज तो पता चल चुका है कि अमेरिका किसी का भी मित्र नहीं बन सकता, यानी कि वो सिर्फ अपना फायदा देखता है और फायदे के लिए ही वो मित्र बनाता है। तुमसे फायदा है तो अमेरिका तुम्हारा दोस्त, और फायदा नहीं तो तुम्हारा दुश्मन तक नहीं बनाएगा अमेरिका तुमको। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अमेरिका के दोगलेपन के लिए आपकी क्या राय होगी, तो वहीं आपको बता दें, वियतनाम में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान अब शीर्ष सुरक्षा अधिकारी टू लैम के हाथ होगी देश की कमान। बता दें, वियतनाम के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी टू लैम देश के नए राष्ट्रपति होंगे। राष्ट्रपति पद के लिए उनके नाम की पुष्टि बुधवार को ही की गई। टू लैम ने शीर्ष सुरक्षा अधिकारी के पद पर रहते हुए अनेक पुलिस और खुफिया अभियानों का संचालन किया है। तो वहीं मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों का कहना है कि बुनियादी स्वतंत्रता को सिलसिलेवार ढंग से दबाया गया है। वियतनाम की खुफिया सेवा पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप भी लगे हैं। 66 वर्षीय लैम शीर्ष सुरक्षा अधिकारी रहे हैं। उन्होंने देश में मानवाधिकार आंदोलनों पर सख्त रुख अपनाया है। जी हाँ, वियतनाम की नेशनल असेंबली ने राष्ट्रपति पद के लिए लैम के नाम की पुष्टि तब की जब उनके पूर्ववर्ती ने देश में जारी भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के बीच इस्तीफा दे दिया। तो वहीं बता दें, किर्गिस्तान से भागे पाकिस्तानी 3000 से ज्यादा छात्र लौटे वापस। पाकिस्तान ने चलाए विशेष विमान। जी हाँ, प्रवासियों के साथ विवाद को लेकर विदेशियों पर हाल के हमलों के बाद पिछले सप्ताह 3000 से अधिक पाकिस्तानी किर्गिस्तान से स्वदेश लौट आए हैं। इन लोगों में ज्यादातर छात्र शामिल है। उप प्रधानमंत्री ने बुधवार को यह जानकारी दी। पाकिस्तान ने लोगों को स्वदेश वापस लाने के लिए सप्ताहांत में विशेष और वाणिज्यिक उड़ान का इस्तेमाल शुरू किया। बुधवार को और अधिक लोगों के लौटने की उम्मीद है, जिससे आधी रात तक उनकी संख्या 4000 से कुछ अधिक हो जाएगी। उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने यहाँ संवाददाता सम्मेलन में कहा कि किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में स्थिति अब नियंत्रण में है और अधिकारी पाकिस्तानियों समेत विदेशियों पर हमला करने वाले लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या पाकिस्तानी किर्गिस्तान में अध्ययन करते हैं या काम करते हैं और उनमें से ज्यादातर स्वदेश लौटना चाहते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानियों पर हमले होते देख किर्गिस्तान से वापस बुला लिए पाकिस्तान ने अपने छात्रों को। तो वहीं आपको बता दें, अमेरिका को बड़ा झटका देगा मालदीव। भारत और चीन से मिलेगी मदद, आखिर क्या है मुइजू का बड़ा प्लान। दरअसल मालदीव ने बुधवार को कहा है कि भारत और चीन अमेरिकी डॉलर की जगह अपनी अपनी मुद्राओं में आयात के लिए भुगतान करने पर सहमत हुए हैं। इस कदम से मालदीव को दोनों देशों से अपने वार्षिक $1.5 अरब के आयात बिल का लगभग 50% बचाने में मदद मिलने की उम्मीद है। स्थानीय मुद्राओं ने इंटरनेशनल व्यापार फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे देशों को अपने विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद मिलती है। ये कदम इंटरनेशनल लेन देन में अमेरिकी डॉलर के प्रमुख इस्तेमाल से दूर एक महत्वपूर्ण बदलाव को दिखाता है। मालदीव के आर्थिक विकास मंत्री मोहम्मद सईद ने कहा कि उन्होंने 2 सप्ताह पहले भारतीय उच्चायुक्त मुनु महावर से मुलाकात की थी। महावर ने पुष्टि की है कि भारत रुपए में आयात भुगतान के निपटान की व्यवस्था में समर्थन और सहयोग देगा। तो वहीं बता दें, जिनपिंग का वफादार बनने के चक्कर में मालदीव को चीन के कर्ज जाल में फंसा गए मुइजू अब आई दोस्त भारत की याद। जी हाँ, चीन के गुलाम मोहम्मद मुइजू ने मालदीव का राष्ट्रपति बनते ही शी जिनपिंग के प्रति अपनी वफादारी दिखानी शुरू कर दी थी। पद पर बैठते ही वे माले को दशकों के पुराने दोस्त भारत से दूर करते हुए चीन के करीब ले जाने लगे। हिंद महासागर में रणनीतिक महत्व वाले मालदीव के इस कदम से भारत के साथ ही अमेरिका में भी चिंता के सुर उठे। लेकिन मालदीव और चीन की इस दोस्ती में अब तक सिर्फ फायदा सिर्फ बीजिंग का ही दिखाई दे रहा है। इसके बदले माले को चीन से भारी भरकम कर्ज का बोझ मिला है। इसके बदले अब्दुल्ला यामीन की सरकार के समय मालदीव पहली बार चीन के लालच में आया था और आज वो उसके कर्ज जाल में पूरी तरह फंस गया है। जी हाँ, तो वहीं ताइवान को हथियार बेचने से चीन हुआ नाराज। 12 अमेरिकी कंपनियों पर लगा डाला बैन। जी हाँ, चीन ने अमेरिकी कंपनियों द्वारा ताइवान को हथियार बेचने पर नाराजगी जाहिर की है। नाराज चीन ने 12 रक्षा संबंधित अमेरिकी कंपनियों और 10 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। रशिया से जुड़ी चीनी कंपनियों पर पहले लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों से चीन पहले से नाराज है। अब ताइवान को हथियार बेचने के मामले में कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चीन की ओर से जिन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं उनमें लॉकहीड मार्टिन, रेथियोन, जनरल डायनेमिक्स और अन्य कंपनियों की इकाइयां शामिल हैं। इसके साथ ही नॉर्थन ग्रुमन कॉर्पोरेशन और जनरल डायनेमिक्स के वरिष्ठ अधिकारियों को भी प्रतिबंधित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, सोमवार को ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई चिंगते के उद्घाटन के बाद चीन ने ताइवान को हथियारों की बिक्री पर बोइंग रक्षा, अंतरिक्ष और सुरक्षा और 2 अन्य अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर और विस्कॉन्सिन के पूर्व रिपब्लिकन प्रतिनिधि माइक गैलाघेर के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा की। जी हाँ, तो वहीं बता दें, इस पाकिस्तानी शख्स का बड़ा दावा, भारत में चुनाव चल रहे हैं, इसके तुरंत बाद वो पीओके वापस ले लेंगे, मेरा भी इसमें योगदान। बता दें किसने ये बात कही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीओके पर क्या बयान दिया, पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई। पाकिस्तानी यूट्यूबर शहला खान से बातचीत में पाकिस्तानी लेखक और मानवाधिकार कार्यकर्ता अमजद अजूब मिर्जा ने भी बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान से मैं इत्तेफाक रखता हूं, भारत में अभी
आगामी लोकसभा चुनाव चल रहा है। वहाँ मोदी जी और अमित शाह जी समेत बड़े नेता व्यस्त हैं, बिजी हैं। चुनाव खत्म होते ही पीओके को तुरंत वापस ले लिया जाएगा। उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा होने के लिए पाकिस्तान की सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने ये भी कहा कि पीओके के लोग भारत का हिस्सा थे, भारत का हिस्सा हैं और भारत का हिस्सा रहेंगे। उन्होंने कहा कि वी आर इंडियन कश्मीरी। पीओके के लोग हमेशा भारत के साथ रहने की बात कहते हैं क्योंकि पाकिस्तान सरकार उनका उत्पीड़न कर रही है। इसी वजह से पिछले हफ्ते पीओके में आग भड़की। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि ये चिंगारी उठ चुकी है। मंगला डैम पर कश्मीरी कब्जा कर लेंगे, पावर प्लांट पर कब्जा कर लेंगे और पाकिस्तान की बिजली काट देंगे कश्मीरी। अमजद अयूब मिर्जा ने कहा कि पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर को भारत में शामिल करने के बाद यहाँ पर 5 साल के लिए एक सरकार बनाई जाए जो यहाँ दहशतगर्दी की गंद को खत्म कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, भारत से इंजीनियर बुलाए जाए जो यहाँ पर स्कूल, कॉलेज, सड़कें और हॉस्पिटल बना सके। यानी कि कश्मीरी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव जीतने के बाद पीओके भारत का हो जाएगा। बहरहाल दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या वाकई में अगर पीएम मोदी की अगली सरकार बनी तो क्या वाकई 6 महीने के अंदर पीओके भारत का हो जाएगा? क्या कहते हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें, ब्रिटेन से बहुत बड़ी खबर। ब्रिटेन में 4 जुलाई को होंगे आम चुनाव। पीएम सुनक ने समय से पहले संसद भंग करने की सिफारिश कर दी। जी हां, ब्रिटेन में आम चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। ब्रिटेन में 4 जुलाई को आम चुनाव के लिए मतदान होगा। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में पीएम ऋषि सुनक ने इसका ऐलान किया। दरअसल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई। ऐसे में माना जा रहा था कि कैबिनेट बैठक में जल्द चुनाव कराने पर सहमति बन सकती है और जुलाई में आम चुनाव हो सकते हैं। अभी अनुमान सच साबित हुआ है और पीएम ने संसद भंग करने की सिफारिश कर दी है। कैबिनेट बैठक की खबर के बाद जल्द आम चुनाव की चर्चा चल रही थी, लेकिन हाल ही में ब्रिटिश संसद में पीएम सुनक ने कहा था कि इस साल की दूसरी छमाही में आम चुनाव होंगे। संसद में सुनक ने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के लिए कुछ अच्छी खबरें भी दी, जिनमें महंगाई दर कम होकर 2.3% रहने का भी ऐलान शामिल है। ये बीते 3 वर्षों में सबसे कम है। सुनक ने विपक्षी लेबर पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि लेबर पार्टी देश की अर्थव्यवस्था को खतरे में डाल देगी, वहीं कंजर्वेटिव पार्टी देश के भविष्य को बचाने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, चाबहार डील पर प्रतिबंध का साया भारत के लिए कितना होगा मुश्किल, अमेरिका को क्या है इससे खतरा? दरअसल ईरान के चाबहार बंदरगाह को लेकर भारत उत्सुक है, काफी ज्यादा एक्साइटेड है। ईरान ने अगले 10 साल के लिए चाबहार बंदरगाह को भारत को सौंप दिया है, आप सभी जानते ही हैं। दोस्तों, जहाज रानी और बंदरगाह मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोमवार को ईरान में चाबहार बंदरगाह पर ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर हस्ताक्षर होते ही भारत को पहली बार विदेशी बंदरगाह संचालित करने का अवसर मिला। 2015 से ही चाबहार के शाहिद बहिश्ती बंदरगाह के उपयोग के लिए भारत ईरान समझौते में हर साल नए आयाम जुड़ते गए। नए समझौते के परिणाम स्वरूप भारत को लगातार 10 वर्षों तक बंदरगाह का प्रबंधन मिला है। चाबहार बंदरगाह भौगोलिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चाबहार का निकटतम बंदरगाह गुजरात में कांडला है, जिसकी दूरी 550 समुद्री मील है। जी हाँ दोस्तों, भारत को यह समुद्री बंदरगाह मिलने के बाद अमेरिका दबाव में है। क्या ईरान से समझौते के चलते अमेरिका भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा? इस मामले पर विश्व राजनयिक हलकों में अटकलें शुरू हो चुकी हैं। हालांकि व्हाइट हाउस ने अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, मगर वे भारत पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, ऐसा संकेत अमेरिका ने दिया है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं बता दें, आखिरकार पाकिस्तान ने मान ही लिया, घर में घुसकर मार रहा है नया भारत। यूनाइटेड नेशन के सामने रोया दुखड़ा। जी हाँ, पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में इस बात को मान ही लिया कि नया भारत अपने दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है। जी हाँ, पाकिस्तान ने भारत पर पश्चिमी देशों के अखबारों की रिपोर्ट के आधार पर अपने मुल्क में टारगेट किलिंग का आरोप लगाया। ये बयान पाकिस्तान में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों की लगातार टारगेट किलिंग करने के बाद आया है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहकर कि खून की नदियां बहाने वालों को नए भारत से डरना ही चाहिए, पाकिस्तान का खून और सुखा दिया है। जी हाँ, एक्सपर्टों के मुताबिक जो बात पहले नया भारत कहता था, आज पाकिस्तान वैश्विक मंच पर उसे खुलकर स्वीकार कर रहा है कि ये नया भारत है और नया भारत आज घर में घुसकर मार रहा है। कांपते पैर, लड़खड़ाती जुबान और दिल में खौफ लिए संयुक्त राष्ट्र के मंच से अपना दर्द बयान कर रहे यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम उस बात का खुलासा कर रहे थे जिसके बारे में हिंदुस्तान के दोस्त और दुश्मन दोनों अच्छी तरह से जानते हैं। वो ये कि अब भारत पर आतंकी हमला करने वाला दुनिया के किसी कोने में छिप जाए, भारत उसको उसकी मांद में घुसकर मारेगा। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं भारतीय सेना ने पहली बार कराया AK-203 असॉल्ट राइफल का दीदार। इन 716 पर क्यों पड़ी भारी, आपको बता दें, लंबे इंतजार के बाद भारतीय सेना को रूसी AK-203 असॉल्ट राइफलें मिलने शुरू हो गई है। भारतीय सेना ने पहली बार आधिकारिक तौर पर इसकी तस्वीर भी साझा की है। उत्तर प्रदेश के कोरबा स्थित फैक्ट्री में असेंबल्ड 27,000 रूसी AK-203 असॉल्ट राइफलों का पहला बैच भारतीय सेना को डिलीवर किया जा चुका है। रशिया यूक्रेन युद्ध और भारत की तरफ से पेमेंट की दिक्कतों की वजह से इन राइफलों की डिलीवरी में देरी
देरी हो रही थी, वहीं AK-203 राइफलें इंसास व AK-47 से भी ज्यादा खतरनाक है। भारतीय सेना ने ये इंसास यानी कि इंडियन नेशनल स्मॉल आर्म्स सिस्टम राइफलों की जगह लेंगी। सेना ने कुछ महीनों पहले ही अलग अलग रेजिमेंटल के ट्रेनिंग सेंटरों पर जवानों को इन्हें चलाने की ट्रेनिंग भी दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं अंकित सी ड्रोन ने नहीं खोजा था रईसी का हेलीकॉप्टर, रात में हो गया था फेल। ईरान ने निकाली तुर्की के दावे की हवा। जी हाँ, ईरानी सेना ने बुधवार को कहा कि उसने उत्तर पश्चिमी पहाड़ों में दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर का पता लगाने के लिए घरेलू स्तर पर निर्मित ड्रोन का इस्तेमाल किया था। रविवार को जब रईसी का हेलीकॉप्टर अजरबैजान की सीमा पर एक समारोह से तबरीज शहर लौट रहा था, वो कोहरे से घिरी पहाड़ी पर गिर गया। सोमवार तड़के दुर्घटना स्थल का पता चलने से पहले एक बड़ा खोज और बचाव अभियान शुरू किया गया था, जिसमें यूरोपीय संघ, रशिया और तुर्की की मदद शामिल थी। ईरानी सेना ने कहा कि तुर्की द्वारा भेजा गया ड्रोन नाइट विजन उपकरण होने के बावजूद दुर्घटना स्थल का पता लगाने में विफल रहा। आधिकारिक IRNA समाचार एजेंसी द्वारा दिए गए एक बयान में सेना ने कहा यह ड्रोन हेलीकॉप्टर दुर्घटना के स्थान की सटीक घोषणा करने में विफल रहा और अंततः तुर्की लौट आया। आखिरकार सोमवार सुबह से शुरुआती घंटों में हेलीकॉप्टर दुर्घटना का सटीक स्थान जमीनी बचाव बलों और सशस्त्र बलों के ईरानी ड्रोन द्वारा खोजा गया। तो वहीं बता दें, ICC पर भड़के इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू हमास ने भी साधा निशाना। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू ने इस खबर पर भड़क गए हैं कि उन्हें युद्ध अपराधी और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए गिरफ्तार वारंट का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा यह ऐतिहासिक स्तर का नैतिक आक्रोश है। इजराइल हमास के खिलाफ एक उचित युद्ध लड़ रहा है, एक नरसंहार आतंकवादी संगठन जिसने होलोकॉस्ट के बाद से यहूदी लोगों पर सबसे खराब हमला किया है। नेतन्याहू ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के मुख्य अभियोजक करीम खान पर व्यक्तिगत हमला करते हुए कहा कि उन्हें आधुनिक समय के सबसे बड़े यहूदी विरोधियों में से एक बताया। तो वहीं भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक गोपी चंद ने स्पेस शिप से दिखाया तिरंगा, बताया कैसा था अनुभव। दरअसल भारतीय मूल के पहले अंतरिक्ष पर्यटक गोपी चंद थोकाटूरा ने इतिहास रच दिया है। वो ऐसा करने वाले पहले भारतवंशी हैं। जब विमान ने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी तो गोपी चंद्र के हाथ में तिरंगा लिए दिखाई दिए। गोपी चंद्र ने अंतरिक्ष के अनुभव को भी साझा किया। एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह बेहद अद्भुत था, हर किसी को अंतरिक्ष की यात्रा करनी चाहिए, धरती को दूसरे छोर से देखना चाहिए, वाकई बहुत अच्छा था। गोपी चंद का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सुर्खियों को बटोर रहा है। तो वहीं बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी पर बरसे पीएम मोदी जी, शराब घोटाले की पाई पाई वसूली जाएगी, लूट देख अदालतें भी हैरान। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पश्चिमी दिल्ली के द्वारका इलाके में एक चुनावी रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन वालों का वोट देश के काम आने वाला नहीं है, जबकि भाजपा को दिया वोट विकसित भारत का संकल्प मजबूत करेगा। तो वहीं आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए पीएम ने कहा कि दिल्ली में हम कट्टर भ्रष्टाचारियों का खेल देख रहे हैं, इन्होंने दिल्ली के साथ सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ा चीट किया है। प्रधानमंत्री ने आम आदमी पार्टी का नाम लिए बिना कहा कि ये इंडी गठबंधन वाले घोर भ्रष्टाचारी भी हैं, ये लोग रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं, सब जगह इनका भ्रष्टाचार खुलकर सामने आ रहा है। यहाँ दिल्ली में तो हम कट्टर भ्रष्टाचारियों का खेल देख रहे हैं, इन लोगों ने दिल्ली के लोगों को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अदालतें भी इन कट्टर भ्रष्टाचारियों की लूट देखकर हैरान है। जो लोग राजनीति बदलने आए थे, आज वो लोग दिल्ली के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात करके बैठे हैं। जो लोग अदालत के एक निर्णय को लेकर नाच रहे थे, कल का अदालत का निर्णय देखो, पता चल जाएगा इनका चरित्र क्या है। जी हाँ, तो वहीं बता दें, केजरीवाल ने भी बड़ा आरोप लगाया, कहा दिल्ली पुलिस कल मेरे यानी आज मेरे घर आएगी, मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता से पूछताछ करेगी। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि आज दिल्ली पुलिस मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता से पूछताछ करने आएगी। उन्होंने ये बात बुधवार रात को एक ट्वीट करते हुए कही। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ये पूछताछ किस सिलसिले में होगी, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 13 मई को मुख्यमंत्री आवास में आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई कथित मारपीट मामले में ये पूछताछ हो सकती है। इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने एक्स पर लिखा कि जब से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं, भाजपा बौखला गई है, प्रधानमंत्री जी बौखला गए हैं। वे रोज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक नया षड्यंत्र रचते हैं। पहले स्वाति मालीवाल से झूठे आरोप लगवाए, फिर ईडी से विदेशी फंडिंग के झूठे आरोप लगवाए, फिर अपनी हरियाणा सरकार से दिल्ली का पानी रुकवाया। पर अब प्रधानमंत्री जी ने सबसे घटिया चाल चली है, वो अपनी दिल्ली पुलिस से अरविंद केजरीवाल के बुजुर्ग और बीमार माता पिता पर अत्याचार करवा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी दिल्ली का हर बुजुर्ग अपने बेटे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हो रहे हमलों का जवाब अपने वोट से देगा, ये कहना है दोस्तों आतिशी का। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में मुसलमानों को दे दिया 50% आरक्षण। जी हाँ, पीएम मोदी ने कहा 2011 में कांग्रेस ने अचानक एक बहुत बड़ी चाल चली। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के द्वारका के चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने उच्च शिक्षा को लेकर कांग्रेस की ओर से किए गए कामों पर निशाना साधा। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी जी ने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में मुस्लिम आरक्षण का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने हायर एजुकेशन में हमारे
हमारे SC, ST, OBC, दलित आदिवासी भाई बहनों का हक छीनने का काम किया। पूरा देश जानता है कि कांग्रेस ने हमारे SC, ST, OBC, दलित आदिवासी भाई बहनों के साथ कितना अन्याय किया है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को पूरा देश जानता है। 60 साल तक ये यूनिवर्सिटी बाकी यूनिवर्सिटी तक एक सामान्य शिक्षण संस्थान के रूप में चल रही थी। मोदी जी ने कहा कि इस यूनिवर्सिटी में भी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को रिजर्वेशन मिला करता था, लेकिन 2014 का चुनाव जीतने के लिए मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार ने 2011 में एक चाल चली। अचानक जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन घोषित कर दिया। इसमें 50% आरक्षण मुस्लिमों के लिए लागू हो गया। 2011 के पहले सभी SC, ST और OBC को आरक्षण मिलता था, अब उसमें भी धर्म के आधार पर बंदिशें लग गई। जी हाँ, अब ऐसे में PM मोदी के इस बयान से तो क्लियर लग रहा है कि अगर बीजेपी की सरकार दोबारा बनी यानी तीसरी बार बनी तो जामिया मिलिया इस्लामिया में रिजर्वेशन को लेकर भी बहुत बड़ा बदलाव किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें हेमंता बिश्व शर्मा ने झारखंड में कहा कि शादी की दुकान बंद करने के लिए चाहिए 400 सीटें। जी हाँ, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा ने बुधवार को झारखंड में सत्तारूढ़ झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने गठबंधन पर झारखंड में ईसाई मिशनरियों की ओर से किए जा रहे कथित धर्मांतरण पर चुप रहने और हिंदू अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि असम में 300 मदरसे बंद कर दिए गए हैं क्योंकि देश को डॉक्टर और इंजीनियरों की ज्यादा आवश्यकता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा बुधवार को बोकारो के चंदन कियारी और देवघर के सारठ में भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो और निशिकांत दुबे के समर्थन में आयोजित चुनावी सभाओं को संबोधित किया। तो वहीं बता दें RBI ने सरकार को दिए रिकॉर्ड 2.10 लाख करोड़ रुपए। चुनाव के बाद नई सरकार की हो गए बल्ले बल्ले। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के बीच सरकार का खजाना भर गया है। दरअसल सभी अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए RBI ने केंद्र सरकार का खजाना भरने के लिए भारी भरकम रकम बतौर डिविडेंड देने का फैसला किया है। 2023-24 में 3 लाख करोड़ का मुनाफा कमाने वाले बैंकों के शानदार प्रदर्शन के चलते RBI ने केंद्र सरकार को 2.11 लाख करोड़ बोले तो 2,10,874 करोड़ का डिविडेंड देने का ऐलान किया है। जी हाँ, जो भी अगली नई सरकार होगी, चाहे वो मोदी ही सरकार क्यों ना हो, उनके बल्ले बल्ले होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच JTB की सारी बड़ी खबरें आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। तो वहीं थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।